नमस्ते। मैं दुर्गा सिंह, शिशु निकेतन स्कूल। इतिहास में कल हमने या इससे पहले हमने गुप्त शासकों के बारे में जाना था। आज हम गुप्त कला, साहित्य, विज्ञान और कला का विकास ये जानते हैं। गुप्त शासकों के काल को स्वर्ण काल कहते हैं भारतीय इतिहास का। उनके समय में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य के क्षेत्र में कैसी उल्लेखनीय उन्नति हुई थी। वास्तुकला नागर शैली की रही है गुप्त शासकों की। गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ, गंगा यमुना की मूर्तियां आदि कला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय रही है। मूर्तिकला में मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। मूर्तियां धातु, पत्थर व मिट्टी की बनाई जाती थी। परिधानों की महत्ता, अलंकृत प्रभामंडल, विशेष केश सज्जा, मुद्रा आसन, आध्यात्मिकता, सरलता व भारतीयकरण मूर्तिकला की विशेषता है। ये विशेषता है चित्रकला गुप्त काल के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता व ग्वालियर की बाघ गुफाओं से प्राप्त होते हैं। अजंता के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध एवं बोधिसत्व तथा जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्यों का अंकन हुआ है। साहित्य में कालिदास, निशाकदत्त, शूद्रक जैसे महान साहित्यकारों ने गुप्त काल में उल्लेखनीय साहित्यों की रचना की है। महाभारत और रामायण का पूर्ण इसी काल में हुआ है। गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन भी हुआ था। विभिन्न हिंदू विधियों का संकलन गुप्त काल में हुआ था। नालंदा गुप्त काल का प्रमुख विश्वविद्यालय था, जहां सुदूर क्षेत्रों से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। नालंदा के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। नालंदा भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी, इसका निर्माण करवाया था। गुप्त एवं पूर्व मध्य काल में इसकी ख्याति पराकाष्ठा पर थी। देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे, जिनका प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी, अर्थात ये उस समय का उच्च कोटि का शिक्षा केंद्र था। आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प, वस्त्र, ये सारे इनका आर्थिक जीवन था। आर्थिक दृष्टि से इन पर निर्भर थे। पशुपालन उन्नत था, कृषि इनकी उन्नत थी और उद्योग एवं शिल्प कार्य भी प्रमुख रूप से थे। उद्योग भी इनका अच्छा था। श्रेणी संगठन, एक संगठित व्यापार संगठन को श्रेणी संगठन कहते हैं। संगठित व्यापार संगठन श्रेणी संगठन कहलाता है। शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापारिक संगठित थे। उन्होंने अपने संघ बना रखे थे। इन संघों को श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। व्यापार एवं उद्योग, श्रेणी संगठन के बाद में व्यापार एवं उद्योग। व्यापार आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार थे, आंतरिक और विदेशी। आंतरिक यानी भारत के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता था। विदेशी व्यापार, विदेशी यानी सुदूर क्षेत्रों से व्यापार भी होता था गुप्त काल में। विदेशी व्यापार में चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बैजेंटाइन यानी रोमन तक के क्षेत्रों में गुप्त काल का व्यापार था और उन्नत अवस्था में था। राजस्व के स्रोत, राजस्व में भाग, भोग, उपरी कर, व उद्रंक, ये 3 प्रकार के राजस्व राजा द्वारा वसूल किए जाते थे। भाग, भोग और उपरी कर व उद्रंक। फाहियान ने भारत का वर्णन किया कि यहाँ के लोग संयमी थे। फाहियान जो एक चीनी यात्री था, उसने भारत के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसने लिखा है कि यहाँ के लोग बड़े संयमी और मितभाषी थे और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते थे। भारत एक संपन्न और सुसंस्कृत देश था। आम जनता का जीवन सादा व अहिंसक था और प्रजा दान, धर्म, पाप, पुण्य, लोक, प्रलोक, पुनर्जन्म में विश्वास करती थी और सुखी थी। करों का बोझ अधिक नहीं था। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। अर्थात फाहियान का जो भारत वर्णन मिलता है, उस समय के राजा प्रजावत्सल हुआ करते थे। अब हम बढ़ते हैं सम्राट हर्षवर्धन के समय का भारत। सम्राट हर्षवर्धन जो कन्नौज के शासक हुए हैं, उसके समय का भारत कैसा था ये जानते हैं। स्रोत है बाणभट्ट का हर्षचरित। बाणभट्ट जो सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित्र लिखा, ये इसका स्रोत है। जीवन परिचय पढ़ते हैं हर्ष का। हर्ष थानेश्वर का शासक था और
पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्ष चरित्र के अनुसार इसका जन्म 606 ईस्वी में हुआ। 606 ईस्वी में यह शासक बन गया था। 647 ईस्वी तक ये रहा और उसके बाद में हर्ष की विजय और साम्राज्य विस्तार, हर्ष ने अपना साम्राज्य विस्तार किया और उसके बाद में धर्म विज्ञान के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन, धर्म विज्ञान के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन। हर्ष उच्च कोटि का विद्वान व्यक्ति था। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रयाग सभा। 643 ईस्वी में प्रयाग सभा का आयोजन किया गया था। गंगा यमुना, ये सभा रेत पर की गई थी जहाँ गंगा और यमुना मिलती थी। सभा में हर्ष और फैनसांग के 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया। उस अवसर पर 5 लाख से अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए थे। दूसरी सभा हुई थी कन्नौज, ये भी 643 ईस्वी में हुई थी। इस सभा का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए फैनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना। बहुत से शासक इस सभा में सम्मिलित हुए। उसमें 3000 महायान हीनयान बौद्ध भिक्षु और नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 विद्वान उपस्थित थे। इन सभाओं के माध्यम से हर्ष धार्मिक सभाएं करता था। हर्षवर्धन का शासन प्रबंध, सम्राट सर्वोच्च शासक था। मंत्री परिषद, राजा और सम्राट को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। सचिवालय प्रशासनिक कार्य देखता था। सेना महत्वपूर्ण अंग था हर्षवर्धन के शासन प्रबंध का। सेना भी एक विशेष दर्जे में रखी जाती थी। और फैनसांग के अनुसार हर्ष के पास 5000 हाथी सेना में और 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। साम्राज्य के भाग, साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांटा गया था और अलग अलग भागों में बटा हुआ था साम्राज्य। कर, कई प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जैसे भाग, हिरण्य और बलि, ये 3 प्रकार के कर हर्षवर्धन के समय चलते थे। दंड विधान शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराधियों का जीवन जंगलों में बिताने के लिए नगर से निकाल दिया जाता था। इस प्रकार के दंड विधान है। फैनसांग ये भी एक चीनी यात्री था। फैनसांग ने भारत का जो विवरण दिया है, फैनसांग चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्ष के समय में भारत आया था। फैनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसने भारत का विवरण, सामाजिक स्थिति बताई थी। तत्कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों में बटा था। आर्थिक जीवन, भूमि उर्वरा थी और लोग समृद्धशाली थे। सोने चांदी के सिक्कों, सामान्यतः कौड़ियों का प्रयोग मुद्रा के प्रचलन में किया करते थे। धार्मिक जीवन में ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन एवं बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। राजनीतिक जीवन में शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। दान आदि दिए जाते थे। शिक्षा विहारों, गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी और वेदों का पाठ मौखिक होता था। हर्ष के मूल्यांकन में अगर करें तो हर्ष पुष्यभूति वंश के शत्रुओं हुणों का सामना सामंतवाद। हर्ष एक महान सेनापति, कला और साहित्य का संरक्षक, कर्ण जैसा दानी सम्राट था। युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी नीतियों को ढालने का प्रयत्न किया। एक आजीविक लोक रंजन के रूप में हर्ष का जीवन देखा जाता है। चोल प्रशासन दक्षिण भारत में चोल शासक हुए हैं। कला व साहित्य और उनके प्रमुख शासक उपरहरी इलन जेत चैनी, ये चोल काल के प्रमुख शासक थे जिन्होंने चोल वंश की स्थापना थी। करिकाल के बाद में विजयालय का शासन काल 850 से 871 ईस्वी के दौरान हुआ था। आदित्य प्रथम विजयालय का उत्तराधिकारी था। उसके बाद में परांतक प्रथम चोल शासक था। परांतक के बाद में राजराज प्रथम के बाद में राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, ये चोल शासक हुए हैं। चोल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, सैन्य संगठन, सैनिकों का संगठन, इनकी न्याय व्यवस्था, राज्य की आय के स्रोत, ये चोल का प्रशासन है। प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, चोल कला और चोल साहित्य, ये चोल साम्राज्य। फिर दक्षिण भारत का ही एक
सुदृढ़ साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक सुदृढ़ और महत्वपूर्ण साम्राज्य था। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बूका नामक दो भाइयों ने की थी। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण में मुस्लिम सत्ता के विस्तार के विरुद्ध ये तीव्र प्रक्रिया थी और हरिहर और बूका के द्वारा की गई संगम वंश, ये विजयनगर साम्राज्य का प्रथम, हरिहर प्रथम ने 1336 से 1356 तक शासन किया। उसके बाद में बूका प्रथम हुआ 1356 से 1377 ईस्वी, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, उसके बाद में विरूपाक्ष द्वितीय, ये संगम वंश के शक्तिशाली शासक हुए हैं। 1336 से 1486 ईस्वी तक संगम वंश था। उसके बाद में सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी। इस तुलु वंश में एक प्रतापी शासक हुए हैं जिनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वीर नरसिंह का छोटा भाई था। इसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति की दृष्टि से अपने चरम उत्कर्ष पर था। उस समय विजयनगर की स्थिति संतोषजनक थी। कृष्णदेव राय ने बहुत सारी सैनिक उपलब्धियां की थी। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। स्थापत्य कला में कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। हजाराराम विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हुई। कृष्णदेव राय के बाद में अराविदु वंश 1570 में अराविदु वंश की स्थापना हुई और विजयनगर साम्राज्य का विनाश हो गया। कृष्णदेव राय के बाद में उसका छोटा भाई अच्युत राय 1529 से 42 में, उसके समय में इसकी शक्ति कमजोर हो गई। मृत्यु के बाद उसका भतीजा शासक बना और उसने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर और बीदर के पारस्परिक संघर्ष में हस्तक्षेप करके विजयनगर राज्य की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि की। अराविदु वंश 1570 से 1650, रामराय इसका शासक बना 1570 में और ये था विजयनगर का राजवंश। उसके बाद में सांस्कृतिक प्रगति देखते हैं विजयनगर की सांस्कृतिक प्रगति। विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान का विशेष महत्व है। 2 शताब्दियों से कुछ अधिक समय तक विजयनगर का राज्य दक्षिण की राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल रहा। इस राज्य के शासकों ने सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय एक उच्च कोटि का कवि और लेखक था जिसे संस्कृत एवं तेलुगु भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त थी। उसकी तेलुगु रचना अमुक्त मल्यद थी जो तेलुगु भाषा में 5 महाकाव्यों में एक है। कृष्णदेव राय के दरबार में अलशानी पेद्दन नाम का एक प्रसिद्ध तेलुगु भाषा का कवि रहता था और इसी के दरबार में तेनाली रामा जैसा प्रसिद्ध कवि था। साहित्य में भी विकास हुआ, कला और संगीत में भी विकास हुआ इसके क्षेत्र में। और ये थे चोल, विजयनगर और गुप्त शासकों के समय कला, साहित्य और विज्ञान का विकास। अब जो पठित अंश हमने पढ़ा इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। सबसे पहला, वो कौन सा चोल शासक था जिसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की? नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखनी है, आपको टिप्पणी करनी है, ये अभी हमने पढ़ा। कन्नौज सभा का आयोजन किसने और क्यों किया? कन्नौज सभा प्रयाग सभा के बारे में अभी हमने पढ़ा था। सम्राट हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था? आपको लिखना है सम्राट हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था, यह आपको लिखना है। इसके बाद इतिहास में अगले अंक में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।